अनम्यूट था तो पहले धीरे धीरे की बोल देते। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा, अर्थशास्त्र विषय में ज्ञानदूत प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर समन्वयक, आपका आज की लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। ज्ञानदूत कार्यक्रम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर एवं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय में लाइव क्लासेस प्रत्येक सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को प्रातः 11:40 से 12:10 बजे तक होंगी। साथ ही माह के प्रत्येक दूसरे और चौथे रविवार को इसी समय आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रखा गया है, जिसमें आप अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक नए प्रारूप में बदली हुई परिस्थितियों के बीच आपसे इंटरेक्ट करने का एक अवसर ज्ञानदूत के रूप में हमें मिला है। पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से हम अपने विद्यार्थियों के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ पाए, लेकिन अब हमें वह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ज्ञानदूत कार्यक्रम आपके लिए क्यों फायदेमंद है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने विषय में दक्ष बनाने के साथ साथ उन्हें नवीनतम जानकारी प्रदान करना है, ताकि समसामयिक विषयों पर आप न केवल अपनी विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन कर सकें। दूसरी ओर घर बैठे ही आपको अपने कॉलेज के अलावा अन्य महाविद्यालयों के विद्वान शिक्षकों से पढ़ने और उनसे प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। तीसरा, यह कार्यक्रम शिक्षक छात्र संवाद को पुनः आरंभ करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, इसलिए YouTube चैनल पर लाइव कक्षा के दौरान आप चैट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछते रहें। आशा है यह कार्यक्रम आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा और आप स्वयं को समय के साथ अपडेट करते हुए अपना ज्ञानवर्धन करेंगे और इस कार्यक्रम से अधिकाधिक लाभ उठाएंगे। आज हमारे बीच डॉक्टर सत्यभान यादव जी सर उपस्थित हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। आप BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर में पदस्थापित हैं और आज आप जिस विषय पर हमारे बीच चर्चा करने जा रहे हैं वह है उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण। मैं आज की क्लास में सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं और सर को आमंत्रित करती हूं कि हमारी आज की क्लास का शुभारंभ करें। हेलो मैडम, आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आ रही है? सर क्लियर आवाज आ रही है? ओके ओके मैडम, ओके। सभी को नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा शुरू किए गए इस अभिनव प्रयास में मैं डॉक्टर सत्यभान यादव, सहआचार्य राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं, जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि इसके बारे में कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है वो हमारा दूसरे और चौथे रविवार को इसी टाइम यानी 11:40 पर ही होगा। ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना आवश्यक था। आज का टॉपिक मैं शुरू करूं उससे पहले ये बता दूं कि इस लेक्चर के लिए हमें सिर्फ आधा घंटा ही दिया गया है और आधा घंटे में मैं इस टॉपिक को समराइज करने का प्रयास करूंगा, इसलिए बिना किसी औपचारिकता के मैं सीधे अपने टॉपिक पर आता हूं। जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट फेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी भारत में 1991 के आर्थिक सुधार, जिनको दूसरे शब्दों में LPG भी कहा जाता है। LPG से तात्पर्य यहाँ L फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और
भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के रूप में भी इसको जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आपको मालूम है कि 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव जी के समय आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे और उन सुधारों के जो शिल्पकार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को माना जाता है, जो कि उस वक्त के वित्त मंत्री थे। और इन सुधारों के क्या वजह रही, यानी ये सुधार क्यों लाने पड़े, इसके पीछे क्या वजह थी, कौन कौन से कारण जिम्मेवार हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सुविधा के लिए हमने इस टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे आर्थिक सुधारों के पीछे जो कारण जिम्मेवार हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आर्थिक सुधारों की जो प्रक्रिया है, यानी उसकी मेन फीचर्स या मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। और तीसरे भाग में हम इसके जो प्रभाव हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर, उनकी बात करेंगे। तो जैसा मैंने अभी कहा कि 1991 के वर्ष में कुछ ऐसी स्थितियां, और जिसको हम कहें कि तात्कालिक कुछ कारण ऐसे हो गए थे जिनकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही गहरे संकट में फंस गई थी। अब हम उन कारणों की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने ऐसा अभूतपूर्व संकट आया कि हमें आर्थिक सुधारों की शुरुआत करनी पड़ी। यद्यपि आर्थिक सुधार 1980 के यानी छठी पंचवर्षीय योजना के वक्त से ही माने जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 1951 में जब योजनागत विकास की प्रक्रिया शुरू करी गई थी, तो उस वक्त के जो नीतिकार थे उन्होंने अर्थव्यवस्था को और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को शायद समझने में थोड़ा देर कर दी, और इसकी वजह से हमें लगभग 40 वर्षों बाद 1991 में ये आर्थिक सुधार लाने पड़े। क्योंकि दुनिया की और अर्थव्यवस्थाओं की भांति हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही क्लोज्ड थी, बहुत ही संकुचित थी, बहुत बंद अर्थव्यवस्था थी, जिसमें सरकारी क्षेत्र का आधिपत्य था, निजी क्षेत्र को किसी भी तरह की भागीदारी की अनुमति नहीं थी। तो ऐसे कौन कौन से कारण जिनकी वजह से हमें ये आर्थिक सुधार लाने पड़े, उसमें पहला जो कारण हमने यहाँ लिया है वो है कि उस वक्त जो हमारा चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार था, वो रसिया और उसके दूसरे जो पार्ट थे, या यूँ कहें कि सबसे बड़ा जो हमारे संकट का कारण उस वक्त तत्काल रूप से बना, वो था सोवियत संघ का विघटन। क्योंकि हम सोवियत संघ और उसके साथ जो राज्य थे, गणराज्य, बाद में जो गणराज्य बने, जो बाद में अलग देश के रूप में अस्तित्व में आए, जिनको हम ईस्टर्न ब्लॉक के नाम से जानते हैं, उनको हमारे कुल निर्यातों का लगभग 20% जाता था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद हमारे तमाम तरह के निर्यात इन देशों को बंद हो गए, और हमारी जो विदेशी रिजर्व की अमाउंट जो होनी चाहिए थी, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, विदेशी विनिमय कोष कहते हैं, उनकी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई। इसलिए निर्यात बंद होने की वजह से पहला जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा वो बहुत नकारात्मक रहा। दूसरा जो कारण हम मानते हैं तात्कालिक रूप से, कि उस वक्त की जो राजनीतिक अनिश्चितता थी, जैसा कि आपको पता है कि 1989 से 1991 यानी 3 वर्षों के भीतर ही हमारे देश ने 4 प्रधानमंत्री देखे। इसकी वजह से राजनीतिक अनिश्चितता के चलते आर्थिक विकास के जो लक्ष्य थे, जो आर्थिक विकास की नीतियां थी, उनमें कहीं न कहीं व्यवधान पड़ता रहा। क्योंकि इस दरमियान 3 राजनीतिक दलों ने देश पर शासन किया, और उसके चलते हर सरकार 4-6 महीने काम करने के बाद में बदल जाती थी। इसलिए एक तरह से राजनीतिक अस्थायित्व होने की वजह से या स्थायित्व के अभाव में हमारी आर्थिक नीतियों को हम आगे नहीं बढ़ा पाए। तीसरा जो सबसे बड़ा इसके साथ जो कारण आता है, वो उस वक्त एक कमजोर मानसून, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी, और कृषि मुख्य रूप से मानसून पर आधारित है। और मानसून जब हमारा कमजोर रहता है तो उससे अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ जो अन्य
निर्भर उद्योग हैं वो सभी पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए अर्थव्यवस्था पर उसका भी प्रतिकूल असर पड़ा। चौथा कारण हमारा रहा कि जो फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन यानी सरकारों के द्वारा जो वित्तीय रूप से अनुशासन होना चाहिए था, यानी हमारे खर्चे कहीं अधिक हो गए और सरकार के स्तर पर रेवेन्यू जनरेशन या राजस्व बहुत कम हुआ और उसका प्रभाव एक तरह से फिस्कल डेफिसिट के रूप में सामने आया, जिसकी बात मैं आगे करूंगा। और एक तात्कालिक अन्य कारण ये रहा कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के प्रति जो देयताएं थी, जो हमें उनको भुगतान करने थे, जो हमने लॉन्स वगैरह लिए हुए थे, जो हमने उनसे उधार लिया हुआ था, उस उधार का भी हम ब्याज तक नहीं चुका पा रहे थे। परिणाम स्वरूप जो अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे मूडीज जैसी बड़ी एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की साख को बहुत ही डिग्रेड किया, बहुत उसको कम करके आंका, और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी आर्थिक स्थिति की बहुत ही आलोचना हुई, जिसके कारण देश नए गंभीर संकट में फंसता चला गया। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से जो कारण रहे, उन कारणों का परिणाम क्या हुआ, यानी जो कारण रहे उनका परिणाम अर्थव्यवस्था पर किस रूप में पड़ा। जिसमें पहला जो प्रभाव है वो है कि हमारी जो वार्षिक मुद्रास्फीति की दर थी वो लगभग 16.8 यानी 17% के आसपास पहुंच गई। जिस मुद्रास्फीति को 4 से 5% के बीच होना चाहिए वो 17% तक पहुंच गई। इसका मतलब कि देश में उत्पादन का स्तर बहुत निम्न था, जिसकी वजह से हमें विदेशों पर निर्भरता हमारी बढ़ती गई और फलस्वरूप उत्पादन के गिरने से अर्थव्यवस्था और गंभीर संकट की तरफ अग्रसर होती चली गई। इसके बाद उसी का परिणाम ये हुआ कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, जो कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को बताते हैं, वो लगभग $1 बिलियन के आसपास रह गए थे। आप सोच सकते हैं कि किसी भी देश के पास, और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के पास जब $1 बिलियन का ही फॉरेन रिजर्व अमाउंट रहे, तो जो अमाउंट वर्तमान में लगभग $500 बिलियन से भी अधिक है, तो आप सोच सकते हैं कि $1 बिलियन जो कि उस वक्त के एक हफ्ते तक हम यदि आयात करते, उन आयातों का भुगतान करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। ऐसी हमारी अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंस गई थी। इसलिए हमारे पास विदेशी विनिमय कोष बहुत कम हो गए थे और हमें कोई भी उधार देने को तैयार नहीं था। और ऐसी स्थिति में देश का जो आर्थिक ढांचा है वो गड़बड़ा गया। साथ ही हमारा जो राजकोषीय घाटा, जिस राजकोषीय घाटे को 3 से 4% के बीच होना चाहिए, वो उस वक्त बढ़ करके 1991 में जीडीपी का 8.4% हो गया। आप सोच सकते हैं कि इतना अधिक जीडीपी का जो घाटा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक हो सकता है। और इसका वजह यह रही कि देश में रेवेन्यू कलेक्शन के मार्फत जो आय होनी चाहिए थी, राजस्व मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं और हमारे खर्चे बहुत अधिक होते चले गए। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से, अंतर्राष्ट्रीय जगत से, जिसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से हमने जो उधार लिया हुआ था वो उसका हम ब्याज तक भी नहीं चुका पाए। इसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट 8.4% तक पहुंच गया। साथ ही हमारे यहाँ जो व्यापार का असंतुलन, जिसको हम व्यापार घाटा कहते हैं, वो व्यापार घाटा भी इतना अधिक पहुंच गया कि हमारे निर्यात लगभग बंद से हो गए और आयात हमारे इतने अधिक हो गए कि हम उनका भुगतान करने की स्थिति में भी नहीं थे। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य कि देश उस वक्त ऐसी गंभीर आर्थिक स्थिति में पहुंच गया था कि हमारे पास इन आर्थिक सुधारों को लागू करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और चूंकि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ने ये कंडीशन लगा दी कि आप आर्थिक सुधार करिए, अन्यथा हम आपको उधार नहीं देंगे। यहाँ तक कि हमें रिजर्व बैंक को देश का बहुमूल्य संपदा, जिसको सोना कहते हैं, सोना भी हमें विदेशों में गिरवी रखना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी बहुत अच्छी साझेदारी हुई और अंततः हमें
आर्थिक सुधारों के लिए निर्णय लेना पड़ा। अब मैं बात करता हूं कि आर्थिक सुधारों को एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एलपीजी से तात्पर्य एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण इज जस्ट टू सिंप्लीफाई एंड रिमूव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यानी उदारीकरण के तहत किसी भी देश की आर्थिक नीतियों में बदलाव लाना है, उनमें शिथिलता देना है, उनको उदार बनाना है, ताकि औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरा, पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण। निजीकरण से तात्पर्य सरकारी आधिपत्य को कम करके निजी क्षेत्र को अधिक से अधिक भागीदार बनाना। जस्ट टू ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्रॉम स्टेट टू प्राइवेट हैंड्स। तो चूंकि 1951 के बाद जो हमारी आर्थिक नीतियां रही, उसमें हमने कभी भी प्राइवेट सेक्टर को विकास में भागीदार नहीं बनाया, और जिसके चलते हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी क्षेत्र पर निर्भर होकर के रह गए, जिससे देश का आर्थिक विकास अपेक्षित दर से नहीं हो पाया। इसलिए प्राइवेटाइजेशन भी आर्थिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण से तात्पर्य जस्ट टू ब्रिंग क्लोजर इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को नजदीक लेके आना, सारे ग्लोब को एज ए विलेज के रूप में ट्रीट करना, ताकि हम उन देशों के साथ निवेश कर सकें, उन देशों के साथ व्यापार कर सकें, और इससे हमें हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में और मदद मिले। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड सेगमेंट की कि भाई आर्थिक सुधारों को किस रूप में लागू किया गया। क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए मैं बहुत सीधे सीधे इस पर बात करूंगा कि आर्थिक सुधारों के लिए दो तरह के अप्रोच काम में ली गई। पहली अप्रोच ली गई स्टेबलाइजेशन मेजर्स, यानी स्थिरीकरण उपाय। इन उपायों का उद्देश्य था देश की में जो मुद्रास्फीति 17% के आसपास पहुंच गई थी, उसको कंट्रोल करना, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत अधिक बढ़ गया था, अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ गया था, उसको जस्ट रिड्यूस करना, कम करने के उद्देश्य से देश में यहाँ की फिस्कल पॉलिसी, यहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ की एक्सचेंज रेट और यहाँ के सोशल सेक्टर में बदलाव किए गए। एक एक करके हम इसकी बात करते हैं कि फिस्कल पॉलिसी में सरकार ने प्रयास किया कि सरकारी खर्चे में कटौती की जाए और टैक्स के बेस को बढ़ा करके टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जाए, ताकि देश के आर्थिक स्थिति ठीक हो सके, राजकोषीय घाटा कम हो सके। और इसी का परिणाम रहा कि जहां राजकोषीय घाटा 1990-91 में 8.4% था, वो 1992-93 यानी 2 वर्षों में ही घट करके 5.6% तक आ गया। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ये सुधार किए गए कि नरसिम्हम समिति, जो कि फिस्कल रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए, कि उसके तहत ये तय किया गया कि आरबीआई को ऑटोनॉमी दी जाए और इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ताकि क्रेडिट का फ्लो है वो अपेक्षित क्षेत्रों में ही बढ़ाया जा सके, और इसके साथ साथ बैंकों को ऑटोनॉमी दी जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को बैंक नेट में शामिल करके उन्हें लाभ दिया जा सके। बाद की योजनाएं जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के रूप में सामने आई, वो इसका उदाहरण है। इसके बाद बात करी कि एक्सचेंज रेट, उस वक्त चूंकि जब भारत के निर्यात बिल्कुल नहीं थे, आयात बहुत अधिक हो गए, व्यापार घाटा बढ़ा हुआ था, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ था, तो ऐसी स्थिति में हमें रुपए को डिवैल्यू करना पड़ा, इसका अवमूल्यन करना पड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में, और उसका असर ये हुआ कि हमारे निर्यात धीरे धीरे बढ़े, हमारे जो व्यापार संतुलन है वो हमारे पक्ष में आया, और उसकी वजह से देश में आर्थिक स्थिति थोड़ा बदली। इसके बाद अगला जो सुधार किया गया स्टेबलाइजेशन मेजर्स के तहत, वो था सोशल सेक्टर, जो कि बहुत बड़ा सेक्टर है। इस सेक्टर में प्रयास किया गया कि जो अनावश्यक सब्सिडी है उस सब्सिडी को कम किया जाए, और पॉवर्टी एलिवेशन यानी गरीबी उन्मूलन योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा शुरू की जाएं। और इसी के तहत सरकार ने, चाहे EAS योजना हो, चाहे NSAP यानी EAS एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम हो, या नेशनल सोशल
एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो, चाहे महिला समृद्धि योजना हो, इंदिरा महिला योजना हो, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको बाद में टारगेटेड पीडीएस कहा गया, इस सभी योजनाओं के मार्फत अधिक से अधिक गरीबों के कल्याण हेतु योजनाएं चलाई गई और उन योजनाओं के चलाने से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इसके बाद दूसरा जो आर्थिक सुधारों के तहत जो स्टेप लिया गया, दूसरा जो प्रकार आर्थिक सुधारों का शुरू किया गया वो था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक समायोजन। इनका उद्देश्य ये था कि अर्थव्यवस्था में जो कठिनाइयां थी, जो डिफिकल्टीज थी, जो कठोरताएं थी नीतियों में, संरचनात्मक ढांचा जो कठोर था उसमें जो बाधाएं थी उनको दूर करना। जैसे पहले समाधान के तौर पे लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति के उदारीकरण की बात की गई और इसके तहत पहले बड़े पैमाने पर सभी तरह के उद्योगों के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, सरकार का आधिपत्य था, प्राइवेट सेक्टर को भागीदारी बिल्कुल ना के बराबर थी। तो सरकार ने इसको इस तरह से लागू किया कि मात्र 3 उद्योगों के लिए ही लाइसेंस, जिसमें तंबाकू, खतरनाक रसायन और डिफेंस को छोड़ करके सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। और अब उद्योग लगाने के लिए कोई भी बाहरी निवेशक हो चाहे आंतरिक निवेशक हो, वो बिना लाइसेंस के लिए या सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अब वो उद्योग लगाने के लिए स्वतंत्र था, किसी तरह के लाइसेंस की आवश्यकता अब उसको नहीं पड़ रही थी। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के तहत उपाय किया गया वो था रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की जो हमारी अंडरटेकिंग्स है, जिनको हम पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इनमें हमारे नवरत्न और मिनी नवरत्न के नाम से कुछ ऐसे अंडरटेकिंग्स थे जो घाटे में चले गए थे। तो उनको घाटे से उबारने के लिए और सरकार पर अनावश्यक वित्तीय दबाव न बढ़े, इसलिए उनमें विनिवेश को प्राथमिकता देते हुए, यानी उनको निजी हाथों में देकर के सरकार ने विनिवेश प्रक्रिया को लागू किया और इससे सरकार के ऊपर अनावश्यक वित्तीय बोझ कम हुआ और सरकारी खर्च में एक तरह से कटौती करने का सरकार को अवसर मिला और उसके तहत आर्थिक सुधारों को लागू करने में आसानी रही। इसके बाद तीसरा जो उपाय किया गया संरचनात्मक सुधारों में वो था फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स। जैसा कि पहले भी हमने चर्चा करी कि नरसिम्हम समिति जो आरबीआई द्वारा गठित की गई थी, उस समिति के अनुशंसा पर हमने आरबीआई को ऑटोनॉमी देने का प्रयास किया, बैंकों से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और बैंकों का विस्तार कैसे हो, बैंकों को और अधिक सेवाएं पब्लिक तक कैसे पहुंचाएं, ये सब बैंकिंग रिफॉर्म्स के तहत हमने इनको लागू किया। और चौथा इसके तहत ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, अर्थात जो व्यापार संबंधी जो बाधाएं थी, उन बाधाओं को, जिनमें चाहे वो टैरिफ रिलेटेड थी या नॉन टैरिफ रिलेटेड थी, उन सब बाधाओं को हटाया गया, व्यापार को सुगम बनाया गया और डब्ल्यूटीओ के समझौते के मुताबिक हमने जो वादे और करार किया था, उस करार के मुताबिक टैरिफ्स को घटा करके और हमने ग्लोबल ट्रेड की तरफ अपने आप को बढ़ाया। अब हम बात करते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या हुए, यानी ग्लोबलाइजेशन के जो इफेक्ट्स हैं, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़े, उनमें से कुछ प्रभाव ये रहे कि इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट, यानी वैश्विक निर्यात में भारत का शेयर जो 1991 में 0.53% था, वह 2018 में बढ़ करके 1.6% तक पहुंच गया। ये आर्थिक सुधारों की बदौलत ही संभव हुआ। दूसरा, हमारी जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, जिनको हम विदेशी विनिमय कोष कहते हैं, वो उस वक्त यानी 1991 में $1 बिलियन के निम्नतम स्तर पर पहुंच गए थे, जो कि एक सप्ताह के भुगतानों के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। वो बढ़ करके 2021 में लेटेस्ट $590 बिलियन से भी अधिक हो चुके हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ड्रास्टिक चेंज आया फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में। इसके बाद हमने देखा तीसरा जो प्रभाव आया वो था एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी जो निर्यातों का औसत वृद्धि दर है वो लगभग
20% प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ा, जो 1991 में लगभग नेगेटिव हो गया था। हमारे ग्रोथ बिल्कुल, हमारे निर्यात बढ़ ही नहीं रहे थे। तो इस तरह से इसके प्रभाव के तहत अगला जो इम्पोर्टेंट प्रभाव पड़ा वो था पॉवर्टी रेशियो, यानी गरीबी की रेखा के तहत बड़े पैमाने पर लोग यहाँ जीवन बसर कर रहे थे। जैसा कि 1993-94 में 36% देश की आबादी थी वो गरीबी रेखा के नीचे थी, वो 2004-05 में 8.5% रह गई, और अब उम्मीद की जा रही है कि गरीबी रेखा और भी कम होगी, क्योंकि अब पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा ये इस पर विपरीत प्रभाव पड़ना लाजमी है, लेकिन आर्थिक सुधारों का प्रभाव निस्संदेह लोगों के जीवन स्तर पर भी पड़ा है। और अंतिम प्रभाव के तौर पे हम देखते हैं कि जो हमारा ग्रोथ रेट था वो जहां 1991-92 में एक तरह से बहुत ही नॉमिनल था, बहुत कम था, वो 2001 से 2005-06 में 7% तक पहुंच गया, और 2006-07 में यह 8.9%, जो कि बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट था हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य इस हमारे देश के अर्थव्यवस्था पर आर्थिक सुधारों का बहुत ही अपेक्षित प्रभाव रहा, और इसी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाने लगी है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि मैंने जैसे चर्चा करी कि पेंडेमिक की वजह से देश की अर्थव्यवस्था अभी हिचकोले खा रही है, अभी अर्थव्यवस्था में अपेक्षित दर से विकास नहीं हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि निकट भविष्य में ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में हमें मदद मिलेगी, और हमारी जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट के आंकड़े को छू पाएगी। इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप अगले संडे को इसी वक्त आप नोट करवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।